हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएम एंड एसी क्लासेस। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे थे, क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोगों ने जहां तक पढ़ा है, अब वहां से आगे की बात करेंगे। तो अभी हम लोगों ने गैल्वेनिक सेल पर चर्चा किया, गैल्वेनिक सेल को डिस्कस किया, जो भी बातें थी उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हम लोगों ने, फार्मूला पढ़ा, जो भी था पढ़ा गया। अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर, जो हमारा है कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन। गैल्वेनिक सेल में आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया था, खैर आप यहां लिख सकते हैं कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इतना लिख लीजिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमारा टॉपिक है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जो आपने कैथोड और एनोड पढ़ा है गैल्वेनिक सेल में, उसमें आपने देखा था हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बनाया था। अब तो सेल हम लोगों ने पढ़ लिया, अब हम उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के कंडक्टेंस पर बात करेंगे। ये कंडक्टेंस क्या होता है, ठीक। तो थोड़ा इसको आप लोग ध्यान रखिए। कंडक्टेंस की हम जब बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बात आता है कंडक्टर्स को लेकर के, कि ये कंडक्टर्स क्या होते हैं। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, कंडक्टर आपके दो टाइप के होते हैं। यहां पर हम दो टाइप के कंडक्टर की बात करेंगे। एक होता है आपका सॉलिड कंडक्टर और दूसरा होता है लिक्विड कंडक्टर। ओके, तो लिक्विड में आपका क्या आएगा, बेसिकली सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो लिक्विड स्टेट में है सॉल्यूशन। यहां जो सॉल्यूशन है किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो बेसिकली यहां पर हमने क्या लिख रखा है, लिक्विड। तो सॉलिड की अगर हम बात करें तो सॉलिड में जो कंडक्टिविटी आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, वो किस वजह से होती है, तो आप जानते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी आती है। जिस सॉलिड सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जो मूव कर सकते होंगे, यदि आप उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करेगा और वो सब्सटेंस जो क्या बन जाएगा, कंडक्टर बन जाएगा। तो कंडक्टर हम उसे कहते हैं जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो। तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी तब पास होगी जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हो गई सॉलिड की बात। और लिक्विड का मतलब, यहां जो हमने सॉल्यूशन की चर्चा की, तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास होता है फ्री आयन की वजह से, ठीक है ना। फ्री आयन का मतलब, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने दो इलेक्ट्रोड लगा दिया और यहां पर M पॉजिटिव ले लिया हमने और यहां पर M नेगेटिव ले लिया, सपोज दैट, या M नेगेटिव ले लिया हमने, M पॉजिटिव यहां पर M नेगेटिव ले लिया, सपोज दैट। तो ध्यान रखिए जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इन्हीं इलेक्ट्रोड्स पर मान लीजिए यहां अगर यहां पर नेगेटिव चार्ज होगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो यहां मूव करेगा, ये यहां मूव करेगा। तो इनके आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में जो आयन है, इन आयन के मूवमेंट की वजह से ही यहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो होती है स्टूडेंट्स। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने पर यहां इलेक्ट्रिकल चार्ज डेवलप होगा इलेक्ट्रोड्स पर। तो ये आपका कैथोड है और ये है एनोड, मतलब इसको आगे हम वायर की सहायता से आगे पावर से जोड़ देंगे इस तरीके से। तो ये माइनस, ये प्लस, ठीक ना। तो यहां जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे हम, तो यहां नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से यहां जो आयंस हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पर चले जाएंगे और वहां डिपॉजिट हो जाएंगे। यहां डिपोजिशन के साथ साथ कई बार लिबरेशन भी होता है। खैर, ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया है, इसमें डिपोजिशन हो रहा है।
तो जो डिपोजिशन होगा, डिपोजिशन के बाद क्या होगा कि ये चार्ज पार्टिकल्स हैं ये डिस्चार्ज हो जाएंगे, मतलब यहां जाने के बाद रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन लेकर के इसका चार्ज क्या होगा, खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन देकर के इसका चार्ज खत्म हो जाएगा, तो दोनों डिस्चार्ज हो जाएंगे। डिस्चार्ज का मतलब होता है चार्ज का हट जाना, खत्म हो जाना। तो चार्ज पार्टिकल जब न्यूट्रलाइज होगा बोल देंगे वो डिस्चार्ज हो गया। ओके, तो ये था कि सॉलिड और लिक्विड में इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से फ्लो होता है, उसको फ्लो करने के लिए कौन सा फैक्टर काम करता है, हमने इस पर बात किया। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को कैरी करने में कैरी करते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में हेल्प करते हैं, और यहाँ पर फ्री आयंस हैं सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने में हेल्प करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम एक बात और देखेंगे स्टूडेंट्स कि जो ये सॉल्यूशन है इसमें आयंस जो मूव कर रहे हैं, इन आयन के मूवमेंट के वजह से ये सॉल्यूशन कंडक्टर बन गया। अगर यहाँ पर आयन का मूवमेंट ना हो तो कंडक्टर ये नहीं रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, तब इसको हम इंसुलेटर कहेंगे या फिर नॉन कंडक्टर कहेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर बात ये आती है कि जो इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है वो किस लॉ के अकॉर्डिंग फ्लो होती है, उसमें लॉ कौन सा लगता है, तो उसमें जो लॉ लगता है दैट इज ओम्स लॉ। ओम यहाँ एक साइंटिस्ट का नेम है, तो ओम ने बताया है हम लोगों को, ओम ने क्या बताया हम लोगों को, उसको हम ओम्स लॉ में देख लेते हैं। ओम्स लॉ, ठीक है ना। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हम लोग ये देखेंगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लिख दे रहे हैं हम, समझ जाइएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ the potential difference V across उल्टा लिख दिया हमने, across a conductor is directly proportional to the current flowing through it। ये हमने ओम्स लॉ लिख दिया। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस V across a conductor is directly proportional to the current flowing through it। बात समझ रहे हैं आप लोग? किसी भी, जैसे मान लो सॉल्यूशन, इसमें जो ये सॉल्यूशन कंडक्टर है, तो इस सॉल्यूशन में जो करंट फ्लो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इन दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। ईएमएफ का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ज्यादा फ्लो होगा, सिंपल सी बात है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन वी कैन से दैट V is proportional to the I, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको हम और करके लिख सकते हैं, V is equal to RI, और करके इसको लिख सकते हैं V upon R is equal to I, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहां पर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा आप लोग, जो डेफिनेशन थी हमने वो लिख दिया कि I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है V। पोटेंशियल डिफरेंस को हमने V से दिखाया है,
और करंट को हमने I से दिखाया है। तो V इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमने इक्वल लगा दिया, तो हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। हमने यहां पर एक कांस्टेंट लगा दिया, ठीक। तो ये हो गया V इज इक्वल टू आर आई। देन और आगे इसको हमने सॉल्व किया तो R को हमने इसके नीचे ले लिया, तो V अपॉन R इज इक्वल टू I, ठीक ना। या आप इसको ये कह सकते हैं, आप I को यहां लाइए, यहां R बनाने से कोई फायदा नहीं, आप यहां R यहां रखिए और I को यहां रखिए। खैर दोनों आप ला सकते हैं और दोनों में आपको एक सेम रिलेशन दिखेगा, एक सा रिलेशन दिखेगा दोनों में। और रिलेशन कौन सा होगा कि यहां जो R है, R मतलब क्या है, कांस्टेंट। तो यहां जो R कांस्टेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। जिस कंडक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, ये उस कंडक्टर का क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहां लिख देंगे वेयर R इज रेजिस्टेंस, ठीक ना। R क्या है, रेजिस्टेंस है, और I जो है करंट है, V पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन में लिखी गई है, ठीक। अब यहां R की यूनिट क्या होगी, तो इसकी यूनिट जो है ये होती है स्टूडेंट ओम, ठीक है ना। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ठीक। तो ये है ओम्स लॉ। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक। हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। इसमें अगला टॉपिक हमारा आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रो कुछ पी की तरह होता है, लेकिन ये पी नहीं होता, ध्यान रखिए, तुमने पी लिख दिया, थोड़ा सा नीचे ऐसे कर दिया, समझ जाइए ये पी नहीं है। इसको हम लोग जो है रो बोलते हैं, रो, इसको रो से दिखाते हैं। तो जो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये किसका रेसिप्रोकल होता है, ये रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। लेकिन अब थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में एक बात और जान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस है, यहां लिखेंगे वी नो दैट रेजिस्टेंस is directly proportional to L, ठीक है, and inversely proportional to क्रॉस सेक्शनल एरिया A। मतलब जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ, कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसका, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रही है आपको? इसको हम कैसे समझे, मान लो हमने यहां पर एक जो है कंटेनर ले लिया और यहां पर हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट बना दिया, मतलब वो इलेक्ट्रोड बना दिया, 2 इलेक्ट्रोड हमने यहां लगा दिए, ठीक है ना। और यहां तक इसमें हमने क्या किया, सॉल्यूशन फिल कर दिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ठीक। तो अब ध्यान रखिए, ये इसकी लेंथ है, ये जो यहां से यहां तक इसकी लेंथ। अब इसमें क्या होगा कि यदि हम इसका हम यदि साइज बढ़ा दें, इसकी एरिया बढ़ा दें, इलेक्ट्रोड की यदि हम एरिया बढ़ा दें, तो एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि हम एरिया कम कर दें, लेंथ को बढ़ा दें, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब, आप एक सिंपल सा वायर लीजिए, तार, यदि वायर जो है, मान लो ये मार्कर आपका वायर है, तो यदि ये इतना बड़ा है
तो इसका एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी होगी। अगर आप इसको खींच करके लंबा करेंगे तो इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने लग जाएगी और इसकी लेंथ बढ़ने लग जाएगी। तो जितना आप खींचोगे उतना इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो जाएगी। ठीक, तो यहां लिखा है आर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, अच्छा अगर हम इसके कंडक्टेंस की बात करें, हम जानते हैं कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम इस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की बात करें तो लेंथ बढ़ाने पर क्या होगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा और इसका एरिया बढ़ाने से कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। यदि हम इसका एरिया बढ़ा दें और ये लेंथ कम कर दें तो मूवमेंट ऑफ आयन बढ़ जाएगा, जिससे इसकी कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस बढ़ जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस का रिलेशन उल्टा है, वो घट जाएगा। ठीक है, तो खैर अभी कंडक्टेंस की बात हम कर रहे हैं। हम जानते हैं R इज दिस एंड R इज दिस। यहां दो इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि इस और इस इक्वेशन के हेल्प से यदि इसको हम सॉल्व करें तो यह आ जाता है R, मतलब कंपेयर कर दीजिए, क्या जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। इसको और करके लिख सकते हैं, यदि यहां से हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट हमें लगाना पड़ेगा, तो लगा सकते हैं, लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ये तीसरी इक्वेशन हो गई स्टूडेंट्स। अब यहां पर जो रो है ये क्या है, इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये हमारा क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। ठीक, अभी हमने क्या कहा था कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ये किसका रेसिप्रोकल होता है, रेजिस्टेंस का। तो हमने उल्टा बोल दिया था, क्योंकि आप यहां इक्वेशन में जब हमने सॉल्व किया था आप देख रहे हैं कि R जो है इसका रेसिप्रोकल नहीं है, रेजिस्टेंस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल नहीं है। तो यहां क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए स्पेसिफिक कोई चीज तब बनती है जब हम सबसे छोटी यूनिट लेते हैं। यहां पर L जो है इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में, और इसकी भी यूनिट सेंटीमीटर में हम ले सकते हैं। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो यदि हम यहां इन दोनों की वैल्यू 1 ले लें, मतलब कंडक्टर की लेंथ हम कितना ले लें, 1 ले लें। ठीक है ना, यदि हम कंडक्टर की लेंथ 1 ले लें, तो ये कर देते हैं थोड़ा सा। यदि हम कंडक्टर की लेंथ यदि हम L इक्वल टू 1 ले लें एंड L इक्वल टू आल्सो 1 ले लें, तो आ जाएगा R इज इक्वल टू रो इनटू L अपॉन A है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रो इनटू 1 अपॉन 1 स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू रो आ जाएगा। और जब हम यहां पर इसकी वैल्यू 1 नहीं लेंगे दोनों की, तब R और रो इक्वल नहीं होंगे। बात समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा कंडक्टर जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो उसका जो रेजिस्टेंस बनता है उसके रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन जब वो 1 सेंटीमीटर नहीं होता लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो जब जो रेजिस्टेंस बनेगा उस कंडक्टर का, उसको हम नॉर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यहां पर रेजिस्टेंस एंड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के जो यूनिट है
वो अलग अलग होगी। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इनकी यूनिट पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आप जानते हैं जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो यहां इसकी यूनिट क्या बनेगी देख लेते हैं। तो रो इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एल, ठीक है ना। तो आर इंटू ए अपॉन एल आ जाएगा, इज इक्वल टू इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, ओम होगी, इंटू इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ये आ गया। तो इसकी यूनिट क्या आ गई, इसकी यूनिट आ गई ओम सेंटीमीटर, ठीक है ना। जो रो की यूनिट है वो क्या आ गई, ओम सेंटीमीटर, और जो रेजिस्टेंस है उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी यूनिट केवल ओम होती है। तो यहां पर आपने हमारे ख्याल से जो रेजिस्टेंस है और जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है इसमें डिफरेंस आप समझ पाए होंगे। ओके, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है कंडक्टेंस, ठीक है ना, कंडक्टेंस। अब ये कंडक्टेंस क्या होता है जरा इसको हम समझ लें। तो जैसे अभी हमने एक पॉइंट बोल दिया था कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, दिस इज रॉन्ग, ये गलत बात है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिए। हमने सारी बातें प्रूव की। जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस नहीं बल्कि कंडक्टेंस होता है, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया करते हैं। इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेसिप्रोकल मींस क्या होता है, अपोजिट, उल्टा, ठीक। तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है दैट इज आर, तो C इज इक्वल टू बन जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 1 अपॉन R, बिकॉज वी नो दैट conductance C is the reciprocal of resistance, then we can write the equation C is equal to 1 upon R. R C inversely proportional के रिलेशन में है। यदि आप इसको बढ़ाएंगे तो कम होगा, इसको घटाएंगे तो बढ़ेगा, ठीक है। अब यहां पर यूनिट क्या बनेगी इसकी, तो यूनिट इसकी होगी, ये ओम होता है तो ऊपर ले जाएंगे ओम इनवर्स हो जाएगा, तो यूनिट होगी इसकी ओम इनवर्स, ठीक। कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओम इनवर्स। अच्छा, इसकी यूनिट साइमंस भी होती है, ओमेगा से भी इसको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो खैर आप वो सब बातें छोड़िए, बस एक यूनिट लिखिए, ओम इनवर्स, फेमस यूनिट है। अब इसके बाद का टॉपिक आता है, जैसे आपने रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पढ़ा, उसी तरह से हमने कंडक्टेंस पढ़ा। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस की या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो अगला टॉपिक हमारा आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, कप्पा से। एक के की टाइप की साइन होती है लेकिन के नहीं होता, इसको हम कप्पा बोलते हैं, कप्पा से दिखाते हैं इसको। तो हम कहेंगे कि जिस तरह से कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, उसी तरह से जो ये कप्पा है, कप्पा मींस स्पेसिफिक कंडक्टेंस, वो किसका रेसिप्रोकल होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा। ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल और ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ठीक। तो कहेंगे इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका जो है क्या होता है, रो होता है,
तो कप्पा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान रो। कप्पा इज इक्वल टू 1 अपान रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और हम जानते हैं, वी नो दैट रो इज इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। ये होता है ना, अभी आपने देखा था कुछ देर पहले। तो आप जब इस वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, अगर आप इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, ठीक है ना, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें, तो आप आगे क्या कहेंगे, on putting the value from equation second in equation first we have, क्या मिलेगा हमें, यदि हम इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दें रो के जगह, ये पूरा करके यहां से हो जाएगा। तो कप्पा इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन क्या आ जाएगा, यहां पे रो की जगह हमें पूरी वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगी आर ए अपॉन एल, और फ्रैक्शन पलट जाएगी, तो ये आ जाएगा इक्वल टू एल अपॉन आर ए, ठीक है ना। कप्पा इज इक्वल टू, आगे इसको सॉल्व करिए। अब सॉल्व क्या करना है इसमें, आप इसकी यूनिट फाइंड कर लीजिए, ठीक है। इसकी यूनिट क्या आएगी, तो आगे हम यूनिट सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व तो खैर ये हो ही गया, कप्पा इज इक्वल टू एल अपॉन आर ए, ठीक है ना। इसको आगे भी कर सकते हैं कि 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 1 अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक ना, मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। तो यहां पर जो इसकी यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी, यूनिट इसकी बनेगी, आर की यूनिट होती है ओम, और ए आपका होता है सीएम स्क्वायर, एल होता है सेंटीमीटर। तो इसको आप ऐसे ही पुट कर दीजिए, यहां हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, एल की वैल्यू सेंटीमीटर, डिवाइड बाई ओम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, नीचे बचा ओम इंटू सेंटीमीटर। जब इसको ऊपर लेकर के आएंगे तो ये हो जाएगा ओम इनवर्स सीएम इनवर्स। तो ओम इनवर्स सीएम इनवर्स जो है ये हो गई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी, ठीक है। इसको एक बार आप रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा। यदि डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जो है टाइप करिएगा, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। ओके, तो इस क्लास में इतना ही। जय भारत।